स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो आपका वैकेंसी 689 पोस्टों पर निकला है, इस 689 पोस्ट के लिए हम लोग लगातार इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट का सेशन चला रहे हैं, जो आपका चक्षु प्रकाशन के बुक बिहार पुलिस मद्य निषेध से रहने वाला है। और आज का यह वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। अगर आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चारों प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक के सहारे उस प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो यह वीडियो आपके जीके, जीएसएन हिंदी से रहेगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद हम लोग देखिए एक मॉर्निंग में भी सेशन चलाएंगे लोग, जिसमें आपका NCERT से हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल का आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हिंदी से रहेगा, ठीक है ना? कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है नेहरू जी अच्छे वक्ता थे। ऑप्शन बी कह रहा है यह बुरी बात है। ऑप्शन सी कह रहा है लड़की ने गाना गाया। ऑप्शन डी कह रहा है मैंने ग्रंथ पढ़ा। तो देखिए अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह बुरी बात है, यह भी सही है। सी लड़की ने गाना गाया, ये भी सही है। डी मैंने ग्रंथ पढ़ा, ये भी सही है। लेकिन अशुद्ध मतलब शुद्ध कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नेहरू जी अच्छे वक्ता थे, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पर्यायवाची से रहेगा। कह रहा है निम्न में कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। जब नहीं पूछा गया है तो देखिए नहीं वाले इस शब्द को अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में अगर जल्दीबाजी कीजिएगा, नहीं को नहीं स्पष्ट से देख पाइएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन सही का गलत आंसर कर बैठेंगे आप, ठीक है ना? तो नहीं को पूछा गया है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अगर बात करें अमृत का पर्यायवाची का, तो सुधा भी होता है, अभिनय भी होता है और पीयूष भी होता है। लेकिन नहीं पूछा गया तो नहीं क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अमित हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। कह रहा है सरस का विपरीतार्थक क्या है। सरस का विपरीतार्थक यानी कि विलोम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नीरस हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, संधि से है। संधि वाले टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यद्यपि किन वर्णों की संधि है। किन वर्णों की संधि है, तो अगर बात किया जाए यद्यपि किन वर्णों की संधि है, तो क्वेश्चन 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ और ई, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। कह रहा है निम्न में कौन नारी का अर्थ नहीं है। नारी का अर्थ नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन 5 का सही जवाब कीजिए। तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुहिता। क्या हो जाएगा? दुहिता, ठीक है ना? बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो आइए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है दुर्लभ में कौन उपसर्ग, यानी कि दुर्लभ में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग देखिए आप लोगों को पता होगा, एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। तो जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्दांश के क्या होता है, आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। यानी कि यह उपसर्ग क्या होता है कि शब्दार्थ के क्या लगता है, आगे लगता है, और प्रत्यय क्या लगता है, पीछे। तो कह रहा है यानी कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग लगा है आपको बता देना है। तो क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन 7 आपसे पूछा जा रहा है कर्ण स्वभाव से दानी था, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। यानी कि कारक का चिन्ह आपसे पूछा गया है। जैसे आप लोग को पता होगा कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसे होता है ना? तो आपको बताना है कि से किस कारक का यानी कि चिन्ह है। तो सी, अगर से का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्ण कारक से क्या क्या है, चिन्ह है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। कह रहा है मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है, रेखांकित पद क्या है। रेखांकित पद क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी यानी कि विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। तो अगर बात किया जाए पंचवटी में कौन सा समास, तो कल के वीडियो में हमने बताया था जितने भी अंक वाले जो संख्या होते हैं उसमें क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि
द्विगु समाप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्विगु समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज शब्द कौन सा है यानी कि विदेश का शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब देखिए, जो शब्द अन्य भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन सी को देखिएगा तो अखबार कौन लाया था यानी कि न्यूज, यानी कि ब्रिटेन वाले लाए थे ना। तो ये समझ सकते हैं। चलिए ये मतलब अपने समझने का एक तरीका बताएं, है कि नहीं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर लोक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब हो यानी कि मुहावरा आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिल्कुल निरक्षर। बिल्कुल क्या हो जाएगा, निरक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया, अब देखिए आपका इंग्लिश और मैथ है। तो इंग्लिश और मैथ का वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। मैथ को तो सॉल्व करना पड़ेगा और इंग्लिश का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिससे आपको आसानी हो क्या हो समझने में। ठीक है ना। तो आते हैं अब हम लोग सामाजिक अध्ययन पे आते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब आते हैं हम लोग सामाजिक अध्ययन। तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन यानी कि सीरियल वाइज कितना हो गया, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो हिंदू शब्द का प्रथम बार अगर प्रयोग का बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी यानी कि अरब के लोगों ने क्या किया था, अरबों ने क्या किया था, हिंदू शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे। नहीं पूछा गया है। तो देखिए जो सिंधु घाटी के लोग थे वह क्या थे यानी कि बैल से परिचित थे, सांड से और कुत्ता से भी परिचित थे, लेकिन अब नहीं पूछा गया है तो यानी कि घोड़ा से परिचित नहीं से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कह रहा है, अजंता की गुफा में चित्र किस काल के हैं, किस काल की है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्त वंश के हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कह रहा है, दीवान एक कोई किससे संबंधित है। दीवान एक कोई आप लोगों का एक पता होगा कि विभाग था और ये किसने बनवाया था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 30 को देखिए कह रहा है, कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी के उपनाम से यानी कि गुलरुखी के उपनाम से कविता कौन से शासक लिखता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिकंदर लोधी लिखता था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। सेना का प्रधान कौन था मुगल काल में आपको बताना है। तो क्वेश्चन 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी मीर बख्शी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 32। तो देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है आर्म्स एक्ट निम्न में से किस वर्षराय के काल से पारित हुआ। काल में पारित हुआ। तो क्वेश्चन 32 का सही आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए कह रहा है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का बी यानी कि क्लेमेंट एटली थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना। लेकिन इसके पहले यानी कि 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने यानी कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इसकी स्थापना की थी। बाद में चल करके क्या हुआ यानी कि मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या हुआ यानी कि 1916 में यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना यानी कि BHU बना। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जेल में भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। यानी कि जेल में किसका मृत्यु हुआ था आपको बताना है। तो क्वेश्चन 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि जतिन दास का हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो देखिए जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो 1900 कब हुआ था,
तो आप लोगों को पता होगा 1900 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 45 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल किसका प्रतिनिधित्व करता था। किसका प्रतिनिधित्व करता था। तो देखिए जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था, प्रतिनिधि होता था। ठीक है ना। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का देखिए कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया। किसकी अनुशंसा से किया गया इसका बताना है सही जवाब आपको। देखिए भारत में संविधान सभा का गठन आप लोगों को पता होगा कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसी की अनुशंसा पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी 1946 के कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो देखिए जो भारतीय संविधान का जो हमारा यानी कि प्रस्तावना है, ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है यानी कि आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 40 को देखिए कह रहा है भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है। भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी 22। लेकिन अभी का बात कीजिएगा तो कितना 25। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत की बेलाडीला खान से निकलता है। बेलाडीला खान से क्या निकलता है। तो देखिए जो आपके भारत का बेलाडीला खान है आप लोगों को पता है कि ये मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में, कहाँ है, मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी। कौन सा बी यानी कि लौह अयस्क निकलता है यहाँ से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है। देखिए जो बंगाल के खाड़ी के जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसे हम लोग यानी कि ऑप्शन नंबर सी अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, लेटेराइट मिट्टी बनती है किसके कारण बनती है लेटेराइट मिट्टी, आपको बताना है। तो देखिए जो लेटेराइट मिट्टी बनती है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यानी कि डी। क्या हो जाएगा डी, निथारना के कारण बनती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए जो नदी एक बंगाल के खाड़ी में गिरती है, एक अरब सागर में गिरती है। तो जो अरब सागर में गिरने वाली आपका जो नदी है उस नदी का क्या नाम है आप सभी लोगों को बताना है। तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी ये तीनों नदियाँ क्या है यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए यानी कि अपना जल गिराती है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर कौन सा प्रभाव पड़ता हुआ है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए अगर क्वेश्चन 45 का सही आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी कि बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है, थोड़ा आइए इधर नीचे कर देते हैं, लघु ज्वार भट्टा पैदा होता है। लघु ज्वार भट्टा कैसे पैदा होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्धचंद्र के समय पैदा होता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए कह रहा है चंद्रग्रहण होता है जब, चंद्रग्रहण कब होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो चंद्रग्रहण होता है ऑप्शन नंबर बी, जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच, तब क्या होता है यानी कि चंद्रग्रहण होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्यतः सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। यानी कि ऊंचे हुए टीले जो ऊंचे उठे रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि द्वीपावगिरी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती है। तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं यानी कि फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है, निहारिका क्या है। निहारिका क्या है बताना है। तो क्वेश्चन 50 का अगर सही आंसर का बात किया जाए तो निहारिका क्या है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक तप्त गैस का गोला है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला
51 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर घाटी में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, कह रहा है निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है, मतलब बाघ अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, काजीरंगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है लोएस किस प्रकार की मिट्टी है? तो देखिए जो लोएस है ऑप्शन नंबर ए, पवन निक्षेपित मिट्टी है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर कह रहा है निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाला मेघ है। निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ को ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्षा मेघ कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर कह रहा है नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य जो आपका दिखाई देने का काम करता है, तो क्वेश्चन 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 जून को दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर कह रहा है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है? जनहित याचिका। तो देखिए क्वेश्चन 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी जनहितैषी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, कह रहा है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है। सूचना देखिए जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा किसने की थी? भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा जो हुआ था वह किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का जो आपका आंसर है वो थोड़ा कटिंग हो गया है। ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाने का प्रयास करूँ तो दिखा, क्वेश्चन 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक हस्ताक्षरीय मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है लोकसभा के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुषमा स्वराज नहीं रही हैं। ठीक है ना। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है? तो ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, यानी कि बी हो जाएगा, 80 भेजता है। ठीक है ना, लोकसभा की सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में गन्ना के प्रथम 3 अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो गन्ना के जो अग्रणीय उत्पादक राज्य है, तो क्वेश्चन 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बिहार राज्य में हरित क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस जिला में हुआ था? तो देखिए बिहार में हरित क्रांति का जो मतलब जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि शाहाबाद, यानी कि भोजपुर में हुआ था। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 64 नंबर, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? विद्युतीकृत बताना है आपको। देखिए विद्युतीकृत जो राज्य आपका है ये 64 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 66 नंबर पूछा जा रहा है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो क्वेश्चन 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, करों की अदायगी। ठीक है ना, बाकी सभी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। चलिए आगे देखिए 67 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो क्वेश्चन 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का देखिए, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो देखिए जो आपके लोकसभा में सर्वाधिक निर्वाचित होकर आते हैं सदस्य, वो दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, कह रहा है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैबिनेट मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि 71 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, उसकी क्षमता क्या होता है? देखिए, जो उसका पावर होता है 1/f होता है, उसका फार्मूला जो 1 मीटर में रहता है, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर दिया है तो 100 अब बटा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 अब बटा 25 तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, उत्तल लेंस का जितना क्षमता होता है फोकस दूरी को क्या होता है, यानी कि प्लस धनात्मक होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डायोप्टर। आगे देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह है। देखिए, अगर कोई भी किरण, ये मान लीजिए विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, जब इधर से कोई प्रकाश इधर प्रवेश करता है तो अविलंब से क्या होता है? दूर भागता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूर भागता है अविलंब से, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो फोकस दूरी कितना दिया है, यानी कि फोकस दूरी यानी कि कितना होता है? f बराबर r बटा कितना होता है? 2 होता है। तो फोकस में हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका सही जवाब। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपसे कह रहा है कि जब किसी आयताकार कांच की पट्टी से प्रकाश की किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण में क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, समानांतर होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होता है? इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 76 का है, यदि अपवर्तन कोण 0 है तो आपतन कोण का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 77 नंबर कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि उत्तल दर्पण। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 77 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और हिंदी से कवर किया है, ठीक है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने प्यारे साथियों के साथ भी इसे क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग भी बिहार पुलिस मदनिषेध बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो में कराए गए क्वेश्चन में जो भी कोई डाउट हो या कोई ऑप्शन सही हो उसको मैंने गलत बता दिया हो तो कमेंट में आप सभी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।